तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा रिएक्टिविटी विद एयर एंड वाटर विद हैलोजन। हैलोजन में एक पढ़ा था BeCl2 जो था वो सॉलिड स्टेट में कौन से स्ट्रक्चर बना रहा था? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। वेपर फेस में क्या बनाया था? क्लोरो ब्रिज डाइमर। और 1200 केल्विन पर जब हम लोगों ने इसको हीट किया था तो ये मोनोमरिक स्ट्रक्चर में चेंज हो गया था BeCl2 में। सॉलिड स्टेट में जो बेरिलियम आए, सॉलिड स्टेट में जो BeCl2 होता है उसमें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3। क्लियर है? और सिंपली अगर BeCl2 को पूछा जाए तो sp। क्लियर है? डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं लेकिन बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर है? कार्बोनेट और सल्फेट में क्या बताया था? अगर कार्बोनेट और सल्फेट है और एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो नीचे जाने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी। लेकिन यहीं पर अगर कार्बोनेट और सल्फेट एल्कली मेटल के हैं तो नीचे जाने पर सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और क्लियर है? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनके सोल्युबिलिटी का ऑर्डर कि अल्कली मेटल में कार्बोनेट सल्फेट की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है नीचे जाने पर, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में और वेरी वेरी बेरिलियम के कार्बाइड को पानी में डाला था या एल्यूमिनियम के कार्बाइड को पानी में डाला था? बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो दोनों के कार्बाइड को जब पानी में डालूंगा तो कौन सा गैस निकलेगा? मीथेन। मैग्नीशियम कार्बाइड को डालूंगा तो एंड कैल्शियम कार्बाइड को डालूंगा तो नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? अब यही चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन तक तो हो ही गया था, ये भी हो गया था। हम लोग आ गए थे बेटा कहाँ पर? यूज पर। कहाँ पर? यूज पर। तो यूज की अगर हम लोग बात करें तो यूज में क्या लिखा हुआ है? देखो यूज में क्या लिखा हुआ है? बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉय। अलॉय बनाने का काम आता है। कॉपर बेरिलियम अलॉय आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स। तो बेरिलियम और कॉपर का जो अलॉय होता है उसका यूज हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने में किया जाता है। मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब। तो ये एक्सरे ट्यूब की जो विंडोज बनती है, एक्सरे करवाने जाते हैं हम लोग, तो एक्सरे ट्यूब की जो विंडोज होती है वो किससे बनाई जाती है? बेरिलियम से। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, यस और नो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? देखो मैग्नीशियम फॉर्म अलॉय विद एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन। आगे क्या दिया? मैग्नीशियम देखो इन सभी के साथ अलॉय बना रहा है। मैग्नीशियम अलॉय बीइंग लाइट इन मास एंड यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है यहाँ पर कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अलॉय का यूज किसमें किया जाता है? क्लियर है? एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश पाउडर एंड बल्ब, ये पढ़ सकते हैं, इंसेंडरी बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स। इस अच्छा ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर called milk of magnesia is also used as acid in। तो मुझे बताओ जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन होता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन होता है उसे क्या बोलते हैं पानी में? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर है? और ये किसकी तरह भी काम करता है? एंटासिड। अब देखो आपको बताया था जो बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन बाई सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा भी किसकी तरह एक्ट कर रहा था? एंटासिड। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन वो भी किसकी तरह काम कर रहा है? एंटासिड की तरह काम कर रहा है। अच्छा बेकिंग सोडा एक और जगह याद आ रहा था, याद है? फायर एक्सटिंग्विशर में। मैग्नीशियम और जो एल्यूमिनियम है इसका लोहे का जो यूज होता है वो किसमें किया जाता है? एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे पढ़ सकते हो। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना। कैल्शियम इज यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विच आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस विद कार्बन। तो वो मेटल ऑक्साइड जिनका रिडक्शन कार्बन से पॉसिबल नहीं हो रहा उसका किससे करा ले हम लोग? कैल्शियम से, है ना।
Calcium and barium metal, owing to their reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature, have often been used to remove air from. तो कैल्शियम और बेरियम का यूज वैक्यूम ट्यूब से एयर को भी रिमूव करने में यूज किया जाता है. रेडियम सॉल्ट आर यूज इन रेडियोथेरेपी. तो एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि रेडियोथेरेपी में किस सॉल्ट का यूज किया जाता है ना. तो रेडियोथेरेपी में रेडियम सॉल्ट का यूज किया जाता है. क्लियर है. बाकी आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो बाकी सारी भी चीजें पढ़ लेंगे. मुझे 3 अच्छे लगे यहाँ पर. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एयरक्राफ्ट में. जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में जो सस्पेंशन होता है, इट इज कॉल्ड मिल्क ऑफ फ्लाइम, सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इट इज यूज इन एंटासिड. और लास्ट वन इज रेडियोथेरेपी में किस सॉल्ट का यूज किया जाता है? रेडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मैंने बता दिया था. जो बीईओ होता है, बीईओ वो किस नेचर का होता है बताता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है. और बीईओ किस नेचर का है? कोवलेंट नेचर का. किसका? कोवलेंट नेचर. जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं इस फैमिली के, MgO, CaO, इनका स्ट्रक्चर कैसा है? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मतलब NaCl टाइप स्ट्रक्चर. NaCl का स्ट्रक्चर याद है? Cl माइनस तो FCC में होते थे, तो Na प्लस सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होते थे, बताया था. तो इनके जो हाइड्रोक्साइड है, किसको छोड़कर? बीईओ को. बीईओ को छोड़कर इनके जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो आज ही घर में क्या लिखोगे? आज ही जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाया, एक टेबल बनवाई थी. NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सोडियम ऑक्साइड, बताया था, कैल्शियम फ्लोराइड. तो वहां पर ही क्या लिख लोगे? जहां पर NaCl का स्ट्रक्चर बनाया वहां पर लिख लोगे. इसकी एग्जांपल क्या लिख लोगे? और कोई किसकी हो सकती है? MgO, CaO, SRO, BeO. क्लियर है. चलिए अब बताओ, किसी भी ऑक्साइड को पानी में डालूंगा तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड. परऑक्साइड को पानी में डाल रहा था तो क्या बन रहा था? हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2. और सुपर ऑक्साइड को पानी में डाल रहा था तो क्लियर है. अब आपको पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर जो हाइड्रोक्साइड का नेचर है, बेसिक नेचर, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है. क्या होता है? तो अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं तो बेसिक नेचर की बात करूं नीचे जाने पर, जैसे LiOH है, NaOH, KOH, कौन ज्यादा बेसिक है? नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? हाँ, ऐसे ही क्या होगा बताओ? इसमें भी BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का, CaOH का. करते जाओगे? कर लोगे? ये बाकी सारे पढ़ सकते हो. मैंने बताया था जो BeOH का होल ट्वाइस होता है वो कैसा होता है? एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक तो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर लेगा. तो क्या बनाया देखो यहाँ पर, यही तो बनाया, Na2BeOH का होल 4, बताया था. तो Na2 हटा तो आप बन गया BeOH का होल 4 -2. तो या तो मैंने कहा था ये बना दो या फिर बना दो Na2BeO2, बताया था. वेरी गुड. और HCl के साथ या तो मैंने कहा था BeCl2 बना दो, या फिर यहाँ पर क्या बनाया? BeOH का होल 4 Cl. कोई दिक्कत. नेक्स्ट देखो, मैंने बताया था कि BeCl2, MgCl2, CaCl2. तो जनरली जो बेरिलियम का हैलाइड होता है वो कैसा होता है? हाँ, वो बेरिलियम का जो हैलाइड होता है वो कोवेलेंट होता है. सॉलिड स्टेट में होता है ना, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होती है. कर सकते हो. वेपर फेस में देखो क्या हुआ, क्लोरोबिस डाइमर बना लिया और 1200 केल्विन पर मोनोमरिक यूनिट बना ली. क्लियर है. अब देखो यहां पर क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रुप का अगर मैं क्लोराइड लेता हूं, LiCl कितने वाटर मॉलिक्यूल को अटैच करता है? 2 वाटर मॉलिक्यूल. NaCl करता है क्या? NaCl, KCl, RbCl ये अटैच नहीं करते, लेकिन इस फैमिली में सब करते हैं. इस फैमिली में लगभग सब करते हैं. तो देखो यहाँ पर MgCl2 डॉट, CaCl2 डॉट, SrCl2 डॉट, BaCl2 डॉट. तो देखो नीचे जा रहा हूं तो हाइड्रेट की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. पहले 8 थे, फिर 6, फिर 2.
तो देखो लिखा हुआ है द टेंडेंसी ऑफ टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट ग्रेजुअली डिक्रीज, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब क्या हुआ देखो, द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि जैसे भाई मैंने कैल्शियम CaCl2.6H2 लिया, क्या लिया? .6H2। इसको अगर मैं हीट करूंगा, इसको अगर मैं हीट करूंगा तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है वो इवोपरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। आपके पास कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, कैल्शियम के नीचे वाले, अगर इनके हेलाइड हैं, हेलाइड हाइड्रेट हैं, और अगर आप इनको हीट कर रहे हो तो इनमें जो भी पानी होगा वो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम के हेलाइड का हाइड्रेट है, तो देखो यहां पर मैंने लिया MgCl2.6H2, तो बताओ हीट करूंगा तो ये पानी उड़ जाना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था? MgCl2 प्लस 6H2, 6H2 उड़ जाना चाहिए था, यस और नो? और MgCl2 कैसा आ जाना चाहिए था? एनहाइड्रस। MgCl2 कैसा आ जाना चाहिए? एनहाइड्रस। लेकिन ऐसा तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम के अगर हाइड्रेट हेलाइड है तो उनको तो हीट करने पर पानी उड़ जाता है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम के अगर आपके पास हेलाइड है, हाइड्रेट हेलाइड है, तो इनको हीट करने पर पानी नहीं उड़ता है। एक्चुअली में क्या होता है देखो, एक्चुअली में क्या होता है देखो, यहाँ पर उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर MgCl2 डॉट क्या है? 6H2। MgCl2 क्या है? 6H2। हीट किया तो देखो 5 वाटर मोलिकुल तो निकल गए, लेकिन अब क्या बचा हुआ? एक तो MgCl2 बचा हुआ और एक, तो ये दो हाइड्रोजन और ये दो क्लोरीन निकल गए HCl, और क्या बच गया? तो बताओ ये एनहाइड्रस MgCl2 मिला क्या आपको? यहां पर तो क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस हो गया ना। तो MgCl2.6H2 को हीट कर कर क्या मैं एनहाइड्रस MgCl2 बना सकता हूं? क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसको हीट करोगे तो उसका क्या हो जाएगा? किस 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 हेलाइड हाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस हो जाता है हीट करने पर? बेरिलियम और मैग्नीशियम का। कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम का नहीं होता भैया, हीट करोगे तो उड़ जाएंगे, ठीक है, एनहाइड्रस बन जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डिहाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेट क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम ब्रोमियम स्ट्रोंशियम कैन बी अचीव्ड ऑन। तो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के हाइड्राइड सॉरी हेलाइड को हीट करूंगा तो वो एनहाइड्रस बन जाएंगे, हाइड्रेटेड जो पानी है वो उड़ जाएगा। द कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रेट हेलाइड, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम के अगर हेलाइड है तो वो हीटिंग करोगे तो किससे सफर करेंगे? द फ्लोराइड आर रिलेटिवली लेस सोल्यूबल देन क्लोराइड ओइंग टू देयर हाई लैटिस। तो फ्लोराइड कम सोल्यूबल होते हैं ना, क्लियर है? तो अब अगर आपको एनहाइड्रस MgCl2 बनाना है तो क्या इससे बना सकता हूं MgCl2.6H2 को हीट करके? तो अगर आपको एनहाइड्रस बनाना है तो क्या करो, देखो मैंने क्या किया, जैसे BO बनाया था BO प्लस C प्लस Cl2, ऐसे क्या कर दिया MgO प्लस C प्लस, तो मैंने क्या कहा था कार्बन तो ऑक्सीजन लेकर, तो Mg और Cl2 क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस CO। ऐसे BO प्लस C प्लस Cl2 करूंगा तो BeCl2 प्लस CO। क्लियर है? तो ये वेरी वेरी क्लियर है। अंशु एक बार बंद करो। तो MgCl2.6H2 को हीट करने पर सारा का सारा वाटर नहीं निकलता, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है ना। कार्बोनेट और सल्फेट मैंने बता ही दिया, बताओ कार्बोनेट और सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो नीचे जाने पर डिक्रीज हो गई। तो सबसे ज्यादा कौन सॉल्युबल होगा? किसका कार्बोनेट सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा? बेरिलियम का। किसका? बेरिलियम का, क्योंकि नीचे जाने पर तो क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना। और थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? बेरिलियम के कार्बोनेट की। तो बेरिलियम के कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और थर्मल स्टेबिलिटी सबसे, तो ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बताया था आपको नाइट्रेट। तो देखो नाइट्रेट कैसे बनाते हैं, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन HNO के साथ कराई,
हाँ या ना? अब सुनना, दुनिया में कोई भी कार्बोनेट हो, दुनिया में कोई भी, अगर उसकी रिएक्शन, कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराता हूं, अगर कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं कराता हूं एसिड के साथ, किसके साथ? तो कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ कराता हूं तो आपको मिलेगा सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2, किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो मेटल कार्बोनेट लिया, HNO3 लिया, तो मेटल और नाइट्रेट क्या बन गया? मेटल नाइट्रेट प्लस क्या मिलेगा? CO2 प्लस। क्लियर है? और मैंने बताया था किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करो, किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा? ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस, बताया था क्या? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब देखो, देखो मेटल नाइट्रेट बन गए इस फैमिली के, इस फैमिली के जितने भी मेटल नाइट्रेट होते हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ? लेकिन जो बेरियम का नाइट्रेट होता है वो कैसा होता है? क्लियर है? तो इस फैमिली के जितने भी, जैसे यहाँ पर देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट दिया, और मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइज विद 6 वाटर मॉलिक्यूल, जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेटेड, लेकिन बेरियम वाला कैसा होता है? एनहाइड्रस। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या बताओ, किसी भी नाइट्रेट को हीट करोगे, ऑक्साइड NO2O2 मिल गया। ऐसे जब मैंने पहली फैमिली थी उसमें क्या कहता है, लिथियम नाइट्रेट को हीट किया तो क्या मिल गया था? ऑक्साइड NO2O2। लेकिन बाकी सारे मेटल नाइट्रेट को हीट करने पर ये मिला था क्या? हाँ, नाइट्राइट प्लस O2 मिला था। क्लियर है? अब देखो, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा अब कंपैरिजन कर पा रहे होंगे, सोचो फर्स्ट वाला टॉपिक वापस से क्या हो गया है, पूरा रिवाइज हो गया। क्लियर है? तो ये पढ़ना, व्हाई डज सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीज डाउन द, तो ये पढ़ना आप लोग। ठीक है? अब मैंने कहा था कि जो अनोमलस प्रॉपर बिहेवियर है, अब जो पहला मेंबर है वो अनोमलस बिहेवियर शो करता है, क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर, अब मैंने आपको बताया कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है कौन से, अब जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है भाई उसके पास क्या होगा? 2s और 2p। और थर्ड पीरियड के पास क्या होगा? 3s 3p। और अब देख, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, अब इनके पास 2s और 2p है, 2d तो है नहीं, तो s का एक और p का, तो ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं? मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है इनकी? 4। तो मैक्सिमम ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। कितने बना सकते हैं? लेकिन थर्ड पीरियड में देखो डी भी आ जाता है, तो डी के ऑर्बिटल भी ये यूज कर सकते हैं, तो है ना, तो कितनी हो जाती है मैक्सिमम कोवेलेंसी? बहुत बढ़िया। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो हैं उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4। उससे ज्यादा क्योंकि डी है ही नहीं। क्लियर है? लेकिन जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कहां तक जा सकती है? तो बता सकते हो, अगर पूछा जाए बेरिलियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? 4, क्योंकि सेकंड पीरियड का है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, 4 से ज्यादा नहीं होगी, है ना। लेकिन द रिमेनिंग मेटल मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, लेकिन बाकी की 6 तक हो सकती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल भी क्या हो जाएंगे? सर बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट पढ़ा रहे हो। अच्छा, अब हर फैमिली में यही आएगा, ये वाला पॉइंट हर फैमिली में। बोरॉन फैमिली में क्या कहूंगा कि बोरॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होगी, लेकिन एल्यूमिनियम जो उसके नीचे आता है एल्यूमिनियम, उसकी कितनी होगी? कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? लेकिन उसके नीचे जो सिलिकॉन होता है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? हर फैमिली में यही नाटक चलने वाला। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? लेकिन उसके नीचे जो फॉस्फोरस आता है कितनी हो सकती है? बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, आपको बता दिया जो बेरिलियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? हाँ, लेकिन बाकी सारे, अच्छा, इस फैमिली में से कौन सा मेंबर डायरेक्ट एयर की नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है? सारे कर जाते हैं, लेकिन पहली वाली में कौन कर रहा था सर? लिथियम। और आपको बताया था बेरिलियम जो नाइट्राइड बनता है उसका नेचर कैसा होता है, बेरिलियम नाइट्राइड का? वोलेटाइल नेचर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको बताया था जो बेरिलियम होता है
वो किससे डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा? और डायगोनल रिलेशनशिप शो क्यों शो करते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करते हैं? क्योंकि हाँ, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो क्या होता है इनका? सेम होता है। क्लियर है? तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। तो अब एक जो प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है? वेरी 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 वेरी। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो HNO3 के साथ रिएक्ट, तो अगर पूछा जाए बेरिलियम और एल्यूमिनियम कंसंट्रेटेड HNO के साथ रिएक्ट करते हैं? नहीं करेंगे। इसका रीजन क्या दोगे आप? रीजन दोगे कि जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है अपनी सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जमा लेते हैं, और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर आ जाएगी तो फिर वो HNO के साथ रिएक्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन कौन सी मेटल है जो HNO के साथ रिएक्ट? तो बेरिलियम करता है क्या? एल्यूमिनियम करता है क्या? एक और लिखवा दूं यहाँ पर, आगे आएगा डी ब्लॉक। अच्छा डी ब्लॉक तो पढ़ लिया आपने है ना? तो अभी अभी आगे आ जाएगा, अभी आगे नाइट्रोजन फैमिली में भी यहाँ पर आएगा ये, ठीक है, जब HNO के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेरिलियम, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम ये तीनों ही HNO के साथ रिएक्ट, क्योंकि क्योंकि अपनी सरफेस के ऊपर एक बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेरिलियम बताया था, बेरिलियम के ऑक्साइड को NaOH में डाला था तो क्या बन गया था? BeOH का होल 4 बना था ना, Na2BeOH का होल 4 कर सकते हो। ऐसे एल्यूमिनियम क्या बना लेगा? अरे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, OH माइनस ले लेगा, क्या बन गया? माइनस। क्लियर है? नेक्स्ट देखो द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम। अब बताओ, मैंने अभी बताया जो बेरिलियम का क्लोराइड होता है पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाता है, क्लोरो बेस डाइमर बनाता है। बनाता था क्यों नहीं बनाता था वेपर फेस में? ऐसे ऐसे देखो AlCl3 ये रहा एक, और एक ये रहा, ये भी क्या क्लोरो बेस डाइमर बना रहा है? नहीं समझ में आया? तो जैसे बेरिलियम का क्लोराइड क्लोरो बेस डाइमर बना रहा है, इसी तरह के एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी। कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बताया था इनके कार्बोनेट की जो, ये तो पहले बता चुका हूं, कार्बोनेट की सोलिबिलिटी नीचे जाने पर देखो दिया हुआ है यहाँ पर, आया ना? तो इनमें सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है? अंशु बेटा बंद कर लो, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो इनमें से सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है? बेरिलियम कार्बोनेट। तो बेरिलियम कार्बोनेट क्यों सबसे ज्यादा सोल्यूबल है? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से। अच्छा मैं बता दूं, इनके जितने भी कार्बोनेट हैं, बेरिलियम से बेरियम तक के कार्बोनेट, इनकी लैटिस एनर्जी में कोई ज्यादा चेंज, इनकी लैटिस एनर्जी में कोई चेंज, ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज, और नीचे जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही, क्योंकि आपको पता है B+2 की ज्यादा होगी, छोटा है, आया ना? अब लैटिस एनर्जी तो सभी की सेम है लगभग, और बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। तो जब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस से ज्यादा हो जाएगी तभी तो कहा था सोल्यूबल होगा। भाई हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो सोल्यूबल होगा। तो बेरिलियम कार्बोनेट है वो क्यों सोल्यूबल है? क्योंकि इसके हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस से, लेकिन जो बेरियम कार्बोनेट है वो इनसोल्यूबल है। क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा है, किससे? हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है? अब मुझे बताओ जो बेरिलियम होता है, जो बेरिलियम होता है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है उसकी? 4। तो बेरिलियम देखो वैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, BF2 बनाता है, क्या 2F- और ले सकता है? यस सर। तो BF4-2 बना सकता है, कोवेलेंसी 4 हो गई, 4 बॉन्ड बना लिए। लेकिन एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 6। तो एल्यूमिनियम बनाता है AlF3, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, इसके पास इसके आउटर मोशन में 13 ग्रुप का आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन LF3, लेकिन कोवेलेंसी कितनी तक कर सकता है ये? 3F- लेकर क्या बना लेगा? समझ में आया? तो बेरिलियम का फ्लोराइड तो क्या होता है? BF4-2, और एल्यूमिनियम का, हाँ तो यहाँ पर देखो, द बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म
तो ये बना रहे किस किस के कॉम्प्लेक्स, कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अभी तक कितना पड़ा है? नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपाउंड ऑफ एल्काइन अर्थ मेटल। तो मुझे जल्दी से बताओ कि बोरेक्स का फॉर्मूला क्या था? बोरेक्स डॉट 10H2O Na2B4O7 डॉट 10H2O, ठीक है। और चिली सॉल्ट पीटर NaNO3 है ना। और इंडियन सॉल्ट पीटर क्या था? ठीक, ऐसे याद कर लो, इंडियन का पीटर, इंडियन का, तो इंडियन का पीटर मतलब इंडियन का मतलब क्या आ रहा है ना, तो इंडियन सोल्ट पीटर मतलब KNO3, इंडियन का पीटर का KNO3, क्लियर है? जैसे भी आपको याद होता है पता नहीं। और चिली सोल्ट पीटर मतलब क्लियर है? चलो अब देखो इसके क्या है, मैग्नेसाइट क्या होता है बोलो, डोलोमाइट क्या होता है? तो ये काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, डोलोमाइट MgCO3 डॉट CaCO3। इप्सम सॉल्ट क्या होता है? MgSO4 डॉट MgSO4 डॉट किसी राइट क्या होता है? ये RITE है, NTE नहीं है ना, RITE है ना। किसी राइट क्या होता है सर? हाँ, तो डॉट 7H2 जब है तो इप्सम सॉल्ट, और डॉट H2 है तो किसी राइट। एस्बेस्टोस क्या होता है? CaMg3SiO3 का होल 4। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक तरह से सिलिकेट हो गया, ठीक है। ऐसे याद कर लो, क्योंकि ऑप्शन में तो मिलेगा ही ना। तो याद करो कि जो एस्बेस्टोस होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट टाइप कुछ था, ठीक है। अगर फॉर्मूला भी भूल जाए तो, है ना। तो ऑप्शन देखने में हमको आसानी रहेगी। कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या था? ठीक है। यहाँ पर टॉक क्या होता है? टॉल क्या होता है? हाँ, ये मैग्नीशियम का सिलिकेट होता है और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो एस्बेस्टोस तो क्या क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का सिलिकेट। लेकिन जो टॉल्क होता है वो क्या होता है? हाँ, कर लोगे तो फॉर्मूला बाद में याद करना, पहले देखो किसका क्या होता है, ठीक है। ताकि भूल भी गए तो चीजें हम लोगों को ये तो याद रहे, ताकि हम लोगों को एक दो ऑप्शन कैंसिल करने में दिक्कत ना हो, है ना। जिप्सम क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपको पता ही है क्या होता है? CSO4 डॉट हाफ H2O। कार्नेलाइट क्या होता है? जिप्सम क्या होता है? POP क्या होता है? हाफ H2O। कार्नेलाइट क्या होता है? कार्नेलाइट क्या होता है? बहुत बढ़िया। फ्लोरोस्पार क्या होता है? आने वाला है, फ्लोरोस्पार आने वाला है, मेटलर्जी में पढ़ेंगे हम लोग। फ्लोरो एपेटाइट क्या होता है? देखो तीन फ्लोरो एपेटाइट होता है, तीन तो कैल्शियम फॉस्फेट के मोलिक्यूल, तीन लिखा हुआ है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। और एक, हाँ, तो अगर अगर आपसे फ्लोरो एपेटाइट पूछा जाए, फ्लोरो एपेटाइट, तो 3 कैल्शियम फॉस्फेट डॉट CaF2, फ्लोरो वाला है CaF2। और अगर पूछा जाए क्लोरो एपेटाइट तो क्या बोलोगे? तीन तो कैल्शियम फॉस्फेट और क्लोरो है, मतलब CaF2 की जगह क्या आ जाएगा? CaCl2, क्लियर है? ये लिथोपोन मैंने आपको बता चुका हूं, जिंक सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेट, ZnS प्लस BaSO4, जिंक सल्फाइड प्लस बेरियम सल्फेट। और जो एग शेल होता है या शी शेल होता है, जो एग का शेल होता है या शी शेल होता है, वो किसका बना होता है? हाँ, और ये जो मार्बल है, ये जो मार्बल बिछे होते हैं फ्लोर्स पर, ये भी क्या होता है? हाँ, क्लियर है? तो फ्लोरो एपेटाइट क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल और CaF2, है ना। कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे चलते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट आता है कैल्शियम।
ऑक्साइड, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, सीएओ। सीओ को क्या भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, है ना। अब देखो आपको पता है, अब आपको पता है जब मैं CH3 को क्या करूंगा, हीट करूंगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर, 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया क्विक लाइम। अब जैसे जैसे ये रिएक्शन हो रही है आपको CO2 को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, CO2 को, अगर CO2 को नहीं हटाया, CO2 को नहीं हटाया तो CO और CO2 वापस से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, CaCO3। तो अगर आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, CO का अमाउंट ज्यादा बनाना है तो CO2 को क्या करते रहो, हाँ CO2 कम होता रहेगा तो बताओ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, और प्रोडक्ट कम होता रहेगा तो बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, ली चैटर्जी बोलते हैं फॉरवर्ड में। समझ में आया कि नहीं आया, कर सकते हो। तो जैसे जैसे इस रिएक्शन में CO2 बन रहा है आपको हटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिया हुआ देखो, कैल्शियम ऑक्साइड इज ए वाइट अमोर्फस, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है एक वाइट अमोर्फस, क्या होता है बेटा, सॉलिड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 2870 केल्विन, याद करने की जरूरत नहीं। ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, एक्सपोजर ऑफ एयर में क्या कर लेता है, एयर का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एयर में जो CO2 है उसको भी रिएक्ट कर जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी को एब्जॉर्ब करता है तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम, और CO2 को एब्जॉर्ब करता है तो क्या बन जाएगा, नहीं समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होता है, सही बच्चे सुनना, जैसे हम लोग क्या करते हैं अभी आजकल, तो क्या होता है, POP आ गया, हम लोग घर बनवाते हैं तो POP करवाते हैं, ठीक है। तो जो व्हाइट कलर का जो होता है वॉल्स पर, वो क्या होता है बेटा, POP होता है। अब POP जब हम लोग करवाते हैं तो उसके अगर आप लोग ऐसे टच भी करोगे तो हाथ पे कुछ भी नहीं लगेगा। अरे आप टच कर कर भी बैठ गए तो ऐसे पीछे से पूरा व्हाइट व्हाइट नहीं हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा होगा जनरली गाँव में क्या करते हैं, गाँव में जब वो व्हाइट वॉश होता है, अगर उस पर अगर हाथ लगाओगे आप लोग घरों पर, तो पूरा वो जो व्हाइट वॉश है वो आपके हाथ पर आ जाएगा या कपड़ों पर आ जाएगा। देखा है कभी ऐसा, है ना। तो हम लोग तो आजकल POP करवा रहे हैं, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर अगर आप लोग उन पर हाथ लगाएंगे उनकी वॉल पर, तो पूरा आप लोगों को ऊपर वो क्या आ जाएगा बेटा, व्हाइट वॉश वाला आ जाएगा। तो एक्चुअली में वो क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं चूना। अब POP तो थोड़ा महंगा पड़ता है, तो वो क्या लेकर आते हैं बेटा, लाइम। लाइम होता है, देखो हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है पर पता होना चाहिए, जो लाइम होता है ना, लाइम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना, ठीक है। तो वो जो लाइम आता है, जो चूना आता है, वो बहुत सस्ता आता है, लगभग मान लो कि 3 रुपए किलो के हिसाब से आता है, ठीक है। तो वो लेकर आ गए। अब वो क्या करते हैं, अब वो क्या करते हैं, जो मटका होता है उसमें पानी भरते हैं, है ना, और मटके में पानी भरा और उस चूने को डाल दिया। अब चूना क्या होता है, चूना जो लाइम होता है वो क्या होता है, CO। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्विक लाइम। क्या है, क्विक लाइम क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये बहुत जल्दी से क्या करता है, रिएक्ट करता है, क्लियर है। अब जैसे ही क्विक लाइम को मैं पानी में डालूंगा तो ये जल्दी से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और क्या होगा मैं आपको बताऊं, इसकी जो रिएक्शन होती है विद वाटर वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, मतलब हाई अमाउंट में एनर्जी क्या होगी। इसलिए जनरली गांव वाले क्या करते हैं, मटके का यूज करते हैं, घड़े का यूज करते हैं, क्लियर है। तो जो मटका हुआ उसमें पानी भरा और उसको क्विकलाइम में क्या कर, क्विकलाइम उसमें डाल दिया। अब जब मैं उसको क्विकलाइम को डालूंगा, चूने, चूना होता है व्हाइट कलर का, है ना, जब उसको उसमें डालूंगा तो क्या होगा, जब CO को पानी में डालूंगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हाई अमाउंट में हीट क्या होगी, हाँ। तो देखना जैसे ही चूने को मैं पानी में डालूंगा ऐसे बबल्स बनने लगेंगे, जैसे जैसे पानी खोलता है ना, जैसे पानी गर्म होता हुआ देखा होगा आप लोगों ने, बबल्स बनते हैं ऐसे। ऐसे जब मैं चूने को पानी में डालूंगा तो वैसे ही होगा, क्यों, क्योंकि हाई अमाउंट में एनर्जी क्या हो रही होगी, हाँ। तो अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना उसे बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम को बोलते हैं भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं,
अब देखो क्यों बोलते हैं सुनना ध्यान से, कभी आप लोगों ने लकड़ी के ऊपर पानी, जलती हुई जो लकड़ी होती है, जलती हुई वुड होती है, उसके ऊपर पानी डाला है ना, तो एक भुजने का साउंड आता है। जैसे ही जब हम लोग कुछ कोई जलती हुई लकड़ी के ऊपर पानी डालते हैं तो एक भुजने का साउंड आता है, ऐसा कुछ, है ना। तो वही वही सेम चीज किसमें होती है, लाइम में होती है। जब लाइम को मैं वाटर में डालता हूं, तो एक भुजने का साउंड आता है ना, कि लाइम क्या हो गया हो, भुज गया हो। जैसे पानी, जैसे लकड़ी के ऊपर डालते हैं ना पानी, जली हुई लकड़ी के ऊपर पानी डालते हैं तो एक बुझा हुआ साउंड आता है। इसी तरह जब लाइम को पानी में डालेंगे तो एक बुझा हुआ साउंड आएगा, ठीक है। इस और अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, बुझा हुआ साउंड आ रहा है तो हिंदी में तो बोल देते हैं बुझा हुआ चूना, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसको क्या बोल देते हैं, स्लैक्ड लाइन। तो स्लैक लाइन का मीनिंग समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो CO2 तो है ही एटमोस्फेयर में, तो अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो CO2 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा। तो यही तो वो व्हाइट वॉश होता है जो गांव वाले करते हैं, हाँ या ना। और उसके टच हो गए तो वो पूरा व्हाइट वॉश आपके भी ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। तो क्यूक्लाइम क्या होता है, बताओ क्यूक्लाइम क्या होता है, CO को पानी में डालूंगा तो बताओ क्या बनेगा, स्लैक लाइम बनेगा। और ये रिएक्शन कैसी होगी, हाईली एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक। और एटमॉस्फेयर की CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2। ये समझ में आया अब। तो देखो यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ब्रेक्स द लम्प्स ऑफ। तो जब मैं पानी ऐड करूंगा तो जो लाइम के लम्प्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जो लाइम आता है ना मार्केट से, जो लाइम आता है वो स्टोन की फॉर्म में आता है, जैसे पत्थर होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे उस फॉर्म में आता है। तो जैसे हम लोग डालूंगा तो उनके लम्प्स ब्रेक हो जाएंगे, वो अच्छे सोल्यूबल हो जाएगा, है ना। हाई अमाउंट में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और क्या बनेगा यहाँ पर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्लैकिंग ऑफ। हाँ, क्विक लाइम स्लैक्ड विद सोडा गिव्स। अब मुझे बताओ क्विक लाइम क्या होता है, और सोडा होता है NaOH। तो यही तो बताया था, CaO प्लस NaOH क्या होता है, बताया था। हाँ, इसे सोडा लाइम नहीं बोल रहे थे। और ये क्या कर रहा था, COOH ग्रुप को, तो बोलो ये पढ़ा चुका हूं क्या। अब देखो कैल्शियम जो लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैसा है, एसिडिक है बेसिक, बेसिक। अरे मेटल का ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम कैल्शियम बेसिक है, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, SiO2 के साथ। तो भाई SiO2 एसिडिक होता है ना, तो बेसिक ऑक्साइड एसिडिक के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, सोल्ट। तो बताओ क्या बन गया, CO प्लस SiO2 क्या बना लेगा, कैल्शियम सिलिकेट। एक CO हो गया, एक Si हो गया, और O और O2 O3 हो गया, कैल्शियम सिलिकेट बन गया। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड P4O10 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये भी एसिडिक है, क्या बना लेगा, कैल्शियम। तो जल्दी से बताओ कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्शन करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SiO2 के साथ रिएक्ट करके और P4O10 के साथ रिएक्शन करके। अब देखो जब जब मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो एक टर्म आएगा फ्लस्क, क्या आएगा, फ्लस्क। अब देखो जब मेटलर्जी में आपको पढ़ा रहा हूँ तो कुछ इंप्योरिटीज एसिडिक होंगी और कुछ इंप्योरिटीज बेसिक होंगी। तो अगर मान लो इंप्योरिटीज, ये SiO2 इंप्योरिटीज है, तो ये कैसी इंप्योरिटीज है, एसिडिक। तो एसिडिक इंप्योरिटीज को हटाने के लिए क्या डालूंगा, बेसिक फ्लस्क, क्या डालूंगा। और अगर इंप्योरिटीज मान लो बेसिक है, मान लो CO की इंप्योरिटीज है, तो क्या डाल दूंगा, एसिडिक फ्लस्क, SiO2। तो इंप्योरिटीज यहां पर मान लिया मैंने एसिडिक है, तो क्या डाल दूंगा मैं, बेसिक फ्लक्स, CO डाल दिया। तो अब जो बनेगा CaSiO3, इट इज कॉल्ड, ये स्लैग जो होगा वो हल्का होता है, ऊपर फ्लोट करने लगता है, तो उसको इजीली क्या कर दूंगा, क्लियर है। तो फ्लस्क इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो अगर एसिडिक इंप्योरिटीज है तो स्लैग कैसा होगा। अरे घूसे पड़ेंगे, मतलब जो, अब मैं क्वेश्चन तो सुनो भाई, आप क्वेश्चन तो सुनो, बोलो सर आप गलत बोल रहे हो। मैंने कहा एसिडिक अगर इंप्योरिटीज है तो एसिडिक इंप्योरिटीज को हटाने के लिए भैया, स्लैग एसिडिक बेसिक थोड़ी है, तो एसिडिक इंप्योरिटीज को हटाने के लिए फ्लस्क कैसा डाला है, हाँ, और बेसिक इंप्योरिटीज को हटाने के लिए फ्लस्क कैसा डालूंगा,
और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? स्लैग। क्लियर है? तो क्यूक लाइम क्या होता है और स्लैक्ड लाइम क्या होता है? COH का ऑल्टोएच, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब देखो जो COH का यूज क्या है, इट इज इंपोर्टेंट प्राइमरी मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, तो ये सीमेंट बनाने का काम आता है, वो आ जाएगा। ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइम है, वो सीमेंट बनाने का काम आता है। एंड द चीपेस्ट अल्काली, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड, हाँ, तो कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाने का काम आता है। इट इज एम्प्लॉयड इन द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ, हाँ, तो क्विक लाइम का जो CO का यूज है वो शुगर को क्या करने पे, प्योरीफाई करने के भी काम। अब देखो स्लैक्ड लाइम पता ही लिया कैसे बना है, कैल्शियम ऑक्साइड को जो क्विक लाइम है उसको पानी में डाल दो, बन जाएगा हाइड्रोक्साइड स्लैक्ड लाइम। अब देखो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, क्यों? इट इज ए व्हाइट अमोर्फस पाउडर, वो भी ऐसा ही था, वो व्हाइट अमोर्फस सॉलिड था, ये व्हाइट अमोर्फस। इट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन, स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब बहुत कम सोल्यूबल। The aqueous solution is known as lime water and a suspension of slacked lime in water is known as, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन है वो तो क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ लाइम। और उसका जो एक्वस सॉल्यूशन जो बचा हुआ है सस्पेंशन हटाने के बाद, उसे क्या बोलते हैं? लाइम। तो सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कोल्ड एंड इज एक्वस सॉल्यूशन इज कोल्ड। तो देखो यहां पर बोला है सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कोल्ड लाइम, मिल्क ऑफ लाइम। और एक पता था सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ लाइम, लेकिन सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पता था? एंड ऐसे फिर मैंने आपको बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? Ca। अच्छा आपको पता है, मैंने बता भी चुका हूं कि अगर आपको पता लगाना है कि CO2 गैस है, क्या पता लगाना है? तो मैंने बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करा दो, तो सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो गया, तो मतलब वो CO2 ही है। और मिल्की कलर किसकी वजह से होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। और अगर मैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में, अब कैल्शियम कार्बोनेट H2O बना है, अब इसमें एक्सेस CO2 पास करा दूंगा तो मिल्की कलर क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा, डिसअपेयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाय। तो बताओ, मुझे बताओ कि अगर मुझे केमिस्ट्री में पता लगाना है कि जो इवॉल्व गैस है वो CO2 है, तो कैसे पता लगाऊंगा? CO2 को किससे पास करा दूं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करा दूं। अगर सॉल्यूशन कलर कैसा हो गया? मिल्की कलर किसकी वजह से होता है? क्या फर्क? बनने की वजह से। और अगर इसमें एक्सेस में CO2 पास करा दूं तो मिल्की कलर डिसअपेयर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। क्लियर है? अब देखो एक लास्ट रिएक्शन है ये, हाँ बोलो। बेटा किल मतलब होती है भट्टी, जैसे मान लो अब हम ये पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पर, मेटलर्जी में, है ना? तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना करना होगा, तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जिनमें हाई टेम्परेचर प्रेशर देते हैं, है ना? तो उसी का ही एक टाइप है। अब जो जो किल्न होगी, जो भट्टियां होंगी, उनके अलग अलग टाइप होते हैं, उनमें से एक होता है क्या? क्लियर है? तो वो चीजें मेटलर्जी में आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, चलो अब एक रिएक्शन यहां पर दिया हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, क्या इसको थोड़ी देर के लिए रोक दूं? है ना, अभी आगे आने वाला है। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत? CO2, अच्छा CO2 की जगह SO2 को भी पता लगाना हो तो भी ये कर सकते हो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 तो क्या बनाया? CaCO3। और अगर SO2 पास कराता तो C की जगह क्या आ जाता? S आ जाता, बस CaSO3 बन जाता। हाँ या ना? सेम वही रिएक्शन होगी जैसे CO2 की हुई है, वैसे ही किसकी होगी? SO2 की होगी, बस कार्बन की जगह कौन आ जाएगा? क्लियर है? और ये लास्ट रिएक्शन अभी आने वाले हैं हम लोग, अभी छुड़वाने में कोई दिक्कत? चैप्टर खत्म होने के बाद इस पर आते हैं। ठीक है, अब देखो
इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार ए बिल्डिंग मटेरियल। मोर्टार क्या होता है, कभी घर बनते हुए देखा है? अरे देखा हो ना घर बनते हुए तो, या पता तो होगा जब घर बनता है, घर बनता है तो सीमेंट का यूज करते हैं। तो सीधा सीमेंट में पानी डालकर लगा लेते हैं, या सीमेंट में सैंड मिलाते हैं फिर पानी डालते हैं और फिर जो मिक्सचर बनता है उसको लगाते हैं? हाँ, सीमेंट लेते हैं और क्या लेते हैं, सैंड लेते हैं और वाटर लेते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, तो वो जो मिक्सचर बनता है उसे बोलते हैं मोर्टार। क्लियर है? तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार ए बिल्डिंग मटेरियल। इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश ड्यू टू डिसइंफेक्ट नेचर। तो जो ये गांव वाले करते हैं बेवकूफ नहीं है, तो ये कली का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, हाँ व्हाइट वॉश जो कर रहे हैं ना। इट इज यूज इन मेकिंग ग्लास, इन टैनिंग इंडस्ट्री, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ। तो देखो क्विकलाइम हो या सैकलाइम हो, दोनों का यूज किसमें किया जा रहा है, प्योरिफिकेशन ऑफ। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है CaCO3। तो CaCO3 आपको पता था, लाइमस्टोन, चौक, मार्बल्स बताया मैंने आपको, एगशेल, शीशेल, ये सब किसके होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बना है अभी ये बताता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस पास कराओगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा CaCl2 की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दो तो कैल्शियम और कार्बोनेट क्या बन जाएगा, क्लियर है? और बताओ इस रिएक्शन में अगर एक्सेस में CO2 पास करा दूंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखो, CaCO3 इज व्हाइट फ्लफी। अब CaCO3 तो आपको पता ही है ना, व्हाइट वॉश होता है तो मतलब ऑब्वियस ही बात है व्हाइट है। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन। अब जब इसको 800 से, अभी बताया था 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करूंगा तो किसमें टूट जाएगा, बहुत बड़े। बताओ किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराऊंगा तो क्या मिलेगा, किसी भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराने पर। अरे भूल गए? हाँ, सोल्ट प्लस CO2 प्लस, हाँ तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl एसिड होता है, अब ये तो पता होना चाहिए। तो सोल्ट क्या मिल गया, Ca और Cl क्या मिल गया, CaCl2 प्लस CO2 प्लस, ऐसे देखो यहाँ पर H2SO4 के साथ कराया तो क्या मिल गया, सोल्ट प्लस CO2 प्लस। तो बताओ अब इन रिएक्शन को रटूं या पता होना चाहिए कि किसी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराने पर क्या मिलता है, ये ज्यादा सही है ना। हाँ तो आप बना लोगे सोल्ट पर अगर कैल्शियम और क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, CO2H2 मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट देखो, इट इज यूज एज बिल्डिंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ मार्बल एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्विकलाइम। तो मार्बल्स बनाने काम आता है, क्विकलाइम बनाने काम आता है। कैल्शियम कार्बोनेट अलोंग विद मैग्नीशियम कार्बोनेट इज यूज एज फ्लक्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज। तो CaCO3 MgCO3 मिक्सचर का यूज आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। हाँ, स्पेशली प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाई क्वालिटी पेपर बनाने काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड, माइल्ड, abrasive in a constituents of chewing gums and a filter cosmetic। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कर लोगे एक बार, जल्दी से पढ़ लेना बस, है ना। नेक्स्ट आता है अपना POP, प्लास्टर ऑफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आपको पता है, आपको आजकल घरों में भी किया जाता है, POP, है ना। और दूसरा आपने जनरल यूज जो देखा होगा, जब बोन्स फ्रैक्चर हो जाती हैं, है ना, तो बोन्स डिसलोकेट ना हो उसके लिए प्लास्टर चढ़ता है। हाँ तो वो POP होता है। और वो प्लास्टर आप लोगों ने देखा है कि जब हम लोग पेस्ट बनाकर डॉक्टर्स लगाते हैं, और डॉक्टर जब उसको लगाते हैं तो वो 5 से 7 मिनट में काफी क्या हो जाता है, सूख जाता है, टाइट होता है, इतना टाइट होता है वो हिलता भी बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाता है ना। तो ये क्या लिया हम लोगों ने, CaSO4.2H2, क्या होता है, जिप्सम। तो जिप्सम को मैंने कितने डिग्री पर हीट किया पहले, तो 120 डिग्री पर हीट किया तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल गए, तो 2 थे, 3/2 निकल गए, बचे कितने। तो अगर पूछा जाए POP में कितना वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो या तो इसको लिख सकते हैं CaSO4.2H2,
या फिर इसको लिख सकते हैं 2SA4 डॉट। तो 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक है, तो एक के साथ कितना होगा, आधा। हाँ, तो जनरली आप तो यही याद करो, पर ऊपर वाला भी फॉर्मूला पीओपी का दिया जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर जनरली पूछा जाए कितना वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है तो क्या बोलोगे, आता है ना। तो जिप्सम को जब 120 डिग्री पर हीट करूंगा तो क्या बन जाएगा, पीओपी। फॉर्मूला बताओ जल्दी से। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है, वो लोस्ट कर देता है। और अगर मैं इसको 200 डिग्री पर हीट करूंगा तो सारे निकल गए। तो अब जो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचा, इट इज कॉल्ड डेड बर्न्ड प्लास्टर। अब अपने ये किसी काम का। अच्छा अच्छा, जो प्लास्टर चढ़ता है, अगर वो चढ़ गया एक बार, फिर वो काम का होता है क्या, डॉक्टर वापस से अपने पास से उतार कर रखता है क्या उसको, नहीं, क्योंकि अब वो फिर काम का। क्लियर है। तो जल्दी बताओ, जिप्सम को 120 डिग्री पर हीट करने पर पीओपी, और 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने पर जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं सब, और क्या जो बचेगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, वो क्या होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, ये पीओपी लिया हुआ CSO4 डॉट हाफ एस टू। इसमें क्या डाला, पानी डाला। CSO4 डॉट हाफ एस टू, इसमें क्या डाला, भाई यही तो कर रहे हैं, जो पीओपी उसमें पानी डालकर ही तो हार्ड करेंगे, मिक्सचर बनाकर। पानी डाला, मिक्सचर बनाया, फिर उसको लगा दिया, तब वो हार्ड हो जाएगा थोड़ी देर बाद, 5 से 7 मिनट बाद, है ना। तो जब पीओपी में पानी डालते हैं तो दो प्रोसेस होता है, पहले होता है सेटलिंग और फिर क्या होती है, हार्डनिंग। पहले वो पीओपी सेट होता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब सेटलिंग के वक्त वो किस फॉर्म में होता है, तो सेटलिंग के वक्त वो किस फॉर्म में होता है, ऑर्थो। और जब हार्ड हो रहा होता है तो वो, क्लियर है। तो सेटलिंग के वक्त और हार्डनिंग के वक्त, क्लियर है। कोई दिक्कत। तो सेटलिंग के वक्त ऑर्थोरोम्बिक और हार्डनिंग के वक्त मोनोक्लिनिक फॉर्म में। जब जिप्सम को 120 डिग्री पर हीट करूंगा तो पीओपी, और 120 डिग्री पर हीट करूंगा तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ऑन मिक्सिंग विद एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इट फॉर्म प्लास्टिक मास दैट गेट इनटू हार्ड सॉलिड इन 5 to, तो 5 से 15 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने कि हार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आपको पता ही है, पीओपी। लार्ज यूज ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री। बिल्डिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, पीओपी करवाते हैं, मैंने बताया था अभी। एज वेल एज it is used for immobilizing the effect part of organ where there is a bone fracture or sprain। तो जहां से बोन फ्रैक्चर हो जाती है, वो डिसलोकेट ना हो, हिले ना, तो पीओपी लगाते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो यूज एम्प्लॉयड इन द डेंटिस्ट्री, इन ऑर्नामेंट्स वर्क एंड फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टैचू एंड, क्लियर है। तो स्टैचू बनाने में, डेंटिस्ट्री इंडस्ट्री में, ऑर्नामेंट्स बनाने में काफी जगह इसका यूज किया जाता है। कोई दिक्कत। चलें। तो नेक्स्ट क्या आता है, सीमेंट। तो सीमेंट का देखो हम लोग पढ़ते हैं, सीमेंट इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। वो तो ऑब्वियस ही बात है, कितनी बड़ी बात बताइए। इट वाज आल्सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन 1824 बाय जोसेफ एस्पेडिन। तो जो सीमेंट है उसको किसने डिस्कवर किया था, जोसेफ एस्पेडिन। इट इज आल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट। जो सीमेंट होता है उसको क्या भी बोलते हैं हम लोग, पोर्टलैंड सीमेंट, बिकॉज इट रिजेंबल विद द नेचुरल लाइमस्टोन क्वारीड इन द आइल ऑफ पोर्टलैंड इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में क्या है बेटा, एक बहुत फेमस रॉक है जिसे बोलते हैं आइल ऑफ पोर्टलैंड, है ना। जिसे क्या बोलते हैं, आइल ऑफ पोर्टलैंड। हाँ, यहाँ पर एस साइलेंट रहता है ना, आइल ऑफ पोर्टलैंड। तो जो सीमेंट होता है वो कैसा दिखता है अपेरेंस में, वो जो फेमस रॉक है उसके जैसा, क्लियर है। तो इसीलिए सीमेंट को क्या भी बोल देते हैं हम लोग, हाँ, क्योंकि वो आइल ऑफ पोर्टलैंड से रिजेंबल कर रहा है। कर लोगे या नहीं कर लोगे। अब बात आती है सीमेंट किस किस से मिलकर बना होता है।
तो देखो सीमेंट किस किस से मिलकर बना हुआ है। सीमेंट में देखो मैंने लाइम में लिखवाया था कि सीमेंट बनाने का काम आता है, उसके यूज में लिखा होता है। तो देखो लाइम जो सीमेंट होता है वो किसका बना होता है, लाइम और क्ले का। किसका? और क्ले में किस किस के ऑक्साइड होते हैं, सिलिकॉन के, एल्यूमिनियम के, आयरन के और। तो जो क्ले होता है वो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का क्या होता है? तो जल्दी से बताओ सीमेंट किस किस का बना होता है? लाइम और क्लियर है। अब लाइम क्या, लाइम कितना होना चाहिए? 52। SiO2 कितना होना चाहिए? 22। Al2O3, MgO, Fa2O3, SO2। अच्छा, अगर सीमेंट में ये जो आप लोगों को कंपाउंड दिए हैं अगर इसी रेशियो पे डले हुए तो भैया वो सीमेंट अच्छी होगी, अदरवाइज वो सीमेंट अच्छी। क्लियर है। तो अपने इंडिया में तो 2 सीमेंट चलती है, अंबुजा या अल्ट्राटेक, है ना। तो वो क्यों चलती होगी? या तो ये इसलिए चलती होगी कि बेस्ट क्वालिटी सीमेंट बनाते होंगे, घपला नहीं करते होंगे ज्यादा, है ना, कि जो प्रोपोर्शन है उसी प्रोपोर्शन में वो लोग डालते होंगे। क्लियर है। तो ये चीजें ना ज्यादा होनी चाहिए ना, हाँ, क्योंकि रेशो अगर इधर उधर हुआ तो भैया सीमेंट फिर अच्छी नहीं होगी। तो लाइम होगा वो कितना % होगा? हाँ, तो ये इसी ऑर्डर में याद करें ऑक्साइड, ताकि इनको परसेंटेज को याद करना क्या हो, आसान हो। क्लियर है। तो लाइम और क्ले, क्ले में किस किस के ऑक्साइड होते हैं? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम। क्लियर है। कोई दिक्कत? कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने क्या कहा है, देखो जब हम लोग घर बनाते हैं तो ईंट के बीच में सिर्फ सीमेंट लगाते हैं या एक मिक्सचर लगाते हैं? मिक्सचर लगाते हैं। और मिक्सचर में क्या लेते हैं हम लोग? सीमेंट लेते हैं, सैंड लेते हैं और आवश्यकता अनुसार पानी डालते हैं उसमें, है ना। और सीमेंट और सैंड का जो रेशो होता है वो कितना होता है? 1 रेशो। मतलब अगर 1 पार्ट सीमेंट ले रहे हैं तो 3 पार्ट सैंड लेते हैं, है ना। अब कई क्या करते हैं, ब्रोकर जो घर बनवाते हैं, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं जो घर बनवाते हैं, है ना, वो तो क्या करते हैं, सीमेंट बचा लेते हैं, हाँ या ना। और अगर ऐसा करोगे तो थोड़ा सा अर्थ क्या आएगा, पूरा का पूरा घर गिर जाएगा। मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए घर? हाँ, तो होना चाहिए। तो ईंटों के बीच में जो मोटार भरा गया है, मिक्सचर भरा गया है, वो भी एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए, है ना। आपको लापरवाही नहीं करनी है ना, कंजूसी नहीं करनी है। सीमेंट और सैंड का रेशियो 1:3 होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो सीमेंट कंटेनिंग एक्सेस ऑफ लाइम, देखो मैंने कहा था लाइम कितना होना चाहिए? 52। बट मान लो अगर उस सीमेंट में लाइम एक्सेस में हो गया, किसमें हो गया लाइम? तो जब सीमेंट जम रहा होगा, जब सीमेंट, तो क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? अब आपने लगा दिया वो, अब जब जम रहा होगा तो काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं। और इफ सीमेंट हैज लेस टाइम देन, लाइम 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 है ये, टाइम नहीं है। वही मैं सोचूं क्या लिखा होगा। और लाइम अगर कम डाला तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी सीमेंट की? तो देखो ज्यादा डाला तो भी दिक्कत, कम डाला, ज्यादा डाला तो क्या होगा, क्रैक्स बहुत ज्यादा आएंगे। आपने देखा होगा जब भी घर बनते हैं, किसी के बनते हुए देखे होंगे, जब भी घर बनते हैं तो हम लोग पानी से उसका छिड़काव करते हैं ना डेली, लगभग 5 से 7 दिन हम लोग पानी छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीमेंट जम रहा होता है तो क्रैक्स आ रहे होते हैं उसमें, तो क्रैक्स ना पड़े इसके लिए हम लोग पानी छिड़कते हैं। क्लियर है। तो अगर आप लोग क्या करोगे, लाइम ज्यादा डाल दोगे तो क्रैक्स बहुत ज्यादा आएंगे। और अगर लाइम कम डालोगे सीमेंट में तो स्ट्रेंथ अच्छी। इसी तरह देखो सीमेंट कंटेनिंग एक्सेस ऑफ सिलिका, अब सिलिका भी तो आता है सीमेंट में, SiO2। अगर सीमेंट में मैंने सिलिका क्या कर दी, ज्यादा डाल दी, तो जो सीमेंट जमती है वो क्या हो जाएगी, धीरे जमेगी। तो आप चाहते हो आपका घर आज सीमेंट लगाइए तो आज ही जम जाए, है ना। और एंड कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, और अगर एल्यूमिनियम भी होता है Al2O3, एज क्यूक सेटिंग। तो SiO2 ज्यादा डाल दिया तो सेटिंग क्या हो जाएगी, धीरे। और Al2O3 ज्यादा डाल दिया तो सेटिंग क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। पता लगा हम लोग सीमेंट को उठाकर भी नहीं लाए, उससे पहले जम गया, ईंट के बीच में भी नहीं लगाया, है ना।
तो देखो ज्यादा कम डालने पर दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? तो एक जो ऑर्डर होना चाहिए एक वो आइडियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर यही दिया हुआ है, सीमेंट किसका बना होता है? देखो लाइम और क्ले का। और यहाँ पर दिया हुआ है देखो सीओ क्या है, 50 to 60% बताया था, SiO2 20 to 20%, एल्यूमिनियम 5 to 10%, MgO 2 to 3%, Fe2O3 1 to 2%, SO3. For a good quality cement, the ratio of silica to alumina should be between, आप खुद बताओ ना, लगभग कैल्शियम ऑक्साइड अगर सीओ 60% है तो Al2O3 है वो कितना है? 10% के करीब, ये 50 से 60% है। हाँ या ना? नहीं नहीं, सिलिका और एल्यूमिना का बोला है ना, सॉरी। एल्यूमिना कितना है? 5 to 10%, 5% मान लो, मैंने 5% ले लिया मान लो, ठीक है। और एल एस और कौन है? SiO2 कितना है? पहला डाटा ले लो, 25%। 20%, तो लगभग ये 5 से 20 कितना परसेंट हो गया? लगभग कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स है ना? अरे 5 into 4, आगे आगे वाला डाटा ले लिया ना मैंने दोनों का, तो कितना आ गया? 4 आ गया। और पीछे वाला डाटा लूँ तो 25% और 10%, लगभग कितना टाइम्स आ गया? 2.5 टाइम्स। तो सिलिका और Al2O3 का रेशियो किसके बीच में होना चाहिए? 2.5 से। क्लियर है? ऐसे ही क्या है, द रेशियो ऑफ लाइम टू द टोटल ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन शुड बी पॉसिबल टू तो ऐसा ही CaO लगभग कितना परसेंट है? 60%। और बाकी ऑक्साइड कितने हैं? तो इन्होंने 3 का लिया ना, SiO2 Al2O3 और Fe2O3, ये कितना होगा? देखो Al2O3 SiO2 लगभग 20, SiO2 लगभग 5% और Fe2O3 लगभग 2%, ये लगभग 30% के करीब हो गया ना ये तीनों। तो रेशियो लगभग क्या हो गया बताओ? डबल। क्लियर है? तो शुड बी क्लोज टू पॉसिबल टू। नहीं समझ में आया? तो ये तो बकवास है, आपको तो वो डायरेक्ट याद करना है ना, तो वो निकाल ही लोगे रेशियो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो, द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड, अब ये भी तो बताया लाइम और क्ले होगा, है ना? व्हेन क्ले एंड लाइम आर स्ट्रांगली हीटेड, अब देखो सीमेंट बनाते हैं ना, वो देख रहे हैं हम लोग। तो जब मैं क्ले ले लिया और लाइम ले लिया, अब इसको हम लोगों ने क्या किया? स्ट्रांगली। तो स्ट्रांगली हीट करूंगा तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे? फ्यूज। और दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? सीमेंट। बहुत बढ़िया। अब जो ये सीमेंट क्लिंकर बना है, इसमें क्या बनाऊंगा? 2 to 3%। तो क्या बन जाएगा? तो सीमेंट कैसे बना है? आपने लाइम लिया, क्ले लिया, इसको स्ट्रांगली हीट किया, ये आपस में फ्यूज हुए तो बना सीमेंट क्लिंकर, और इसमें जब 2 से 3% जिप्सम डाल दिया तो। क्लियर है? अब इसमें बात आती है जिप्सम क्यों डालते हैं? जिप्सम तो अभी आगे आने वाला है, ठीक है। द इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन पोर्टलैंड सीमेंट आर, अब कौन कौन से इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में? क्या? डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम, देखो 2 कैल्शियम के सिलिकेट है, कैल्शियम और सिलिकेट होता है SiO2, है ना? तो 2 तो क्या है कैल्शियम के? Ca2SiO4। फिर क्या है? ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया Ca3SiO5 और ट्राई कैल्शियम। तो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या होता है बताओ? डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अब देखो सीमेंट जमता कैसे, सेटिंग ऑफ सीमेंट दिया हुआ है। व्हेन मिक्स्ड विद वाटर द सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक प्लेस टू गिव ए हार्ड, पानी डालते हैं तो हार्ड मास बनेगा। और ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो देखो सीमेंट में जब मैं पानी डालूंगा तो उनमें जो पार्टिकल्स है उनका क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन। क्या हो जाएगा? और जब मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और उनका रीअरेंजमेंट भी होता रहेगा। क्लियर है? तो यहां पर दिया हुआ है दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर अरेंजमेंट। द पर्पज ऑफ एडिंग जिप्सम, अभी बता था जिप्सम ऐड करते हैं 2 से 3%। तो वेरी 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 वेरी, तो जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? जिप्सम का ऐड करने का प्रोसेस यही होता है कि द पर्पज ऑफ एडिंग जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ, सीमेंट की सेटिंग को धीरे करता है ताकि वो जमे ना जल्दी से, है ना?
सो दैट इट गेट सफिशिएंटली, ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। क्लियर है? तो जिप्सम ऐड क्यों करते हैं? ताकि उसकी सेटिंग क्या हो जाए और वो अच्छे से क्या हो जाए, हार्ड हो जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार ये पढ़ो, पढ़ो ये। तो देखो मुझे बताओ, मैंने कहा था कि एक 70 किलोग्राम का एक पर्सन है, हेल्थी पर्सन है, उसमें सोडियम कितना होता है? 90 ग्राम। और पोटेशियम कितना होता था? इसी तरह एक अडल्ट बॉडी कंटेन 25 ग्राम ऑफ एम 1200 ग्राम ऑफ। तो आपको तो पता है कैल्शियम इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि कैल्शियम टीथ में है, बोन्स में है ना। तो कैल्शियम तो होगा ही। 5 ग्राम आयरन था, ये भी बताया था वहां पर, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा चुका है वो ये है, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन रिक्वायर्ड मैग्नीशियम एज ए। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जितनी भी एंजाइम यूटिलाइज करती है एटीपी फॉस्फेट ट्रांसफर में, तो उसको किस कोफैक्टर के लिए क्या यूज करती है? मैग्नीशियम, है ना। और एक यहाँ पर लाइन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, कैल्शियम कंसंट्रेशन प्लाज्मा इज रेगुलेट अबाउट 100 मिलीग्राम। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोडियम और पोटेशियम वाले याद करना, ब्लड प्लाज्मा में और आरबीसी में कितनी कंसंट्रेशन थी। ठीक है? तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू हाँ एनसीईआरटी। अब कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर। देखो देखो, एक होता है लेबोरेटरी डेसिकेटर। लेबोरेटरी डेसिकेटर लिख लो आप तो, लेबोरेटरी डेसिकेटर। तो लेबोरेटरी डेसिकेटर, डेसिकेटर मतलब एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना, जैसे एस्ट्रोसोफोर होता है ना। तो लेबोरेटरी डेसिकेटर क्या होता है? इसी तरीके से सीए। हाँ, एक होता है मैग्नीशियम सीमेंट, मैग्नीशिया सीमेंट। मैग्नीशिया सीमेंट होता है MgCl2 प्लस MgO, या फिर इसे क्या बोलते हैं, सोरल सीमेंट। ये आपने देखा होगा कईयों के दांतों में गैप आ जाता, दांतों में छेद हो जाता है, होल हो जाता है ना। तो बोलते हैं कि हाँ, तो जो डेंटिस्ट होता है वो किसका मिक्सचर डालता है? ये उस जो छेद हो जाता है दांतों में, MgCl2 और MgO का। तो डेंटिस्ट बनना है तो ये भी चीजें पता होनी चाहिए ना। पोटाश लाई होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से अभी तक जितना भी पढ़ा है। पोटाश लाई क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ KOH। सोडा एस बताया था, Na2CO3। परलैश होता है क्या? K2CO3। और एक और आगे यहाँ पर सोल्ट केक। सोल्ट केक क्या होता है? एनहाइड्रस सोडियम। क्लियर है? एक बताया था लिथियम फ्लोराइड, लिथियम ऑक्साइड और सीजियम आयोडाइड, वेरी लेस सोल्यूबल इन। जबकि BF2 होता है, जो BF2 होता है वो वेरी वेरी, LiF और सीजियम आयोडाइड नहीं होते हैं। LiF क्यों नहीं होता है सोल्यूबल? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है, फ्लोराइड को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तो कोवेलेंट नेचर क्या आ जाता है उसमें? ज्यादा, तो ये कम सोल्यूबल होगा। ठीक है? सीजियम आयोडाइड कम सोल्यूबल क्यों होता है? क्योंकि सीजियम आयोडाइड में सीजियम प्लस का साइज क्या है? काफी बड़ा है, तो उसका हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? BF2 क्यों ज्यादा सोल्यूबल होता है? BF2 इसलिए ज्यादा सोल्यूबल होता है कि B+2 का साइज का छोटा होता है, तो उसका हाइड्रेशन काफी। तो जितने भी फ्लोराइड है अल्कलाइन अर्थ मेटल के, उसमें से सिर्फ BF2 सोल्यूबल होता है। जो बाकी फ्लोराइड है मैग्नीशियम और कैल्शियम का, वो ऑलमोस्ट। क्लियर है? चलिए, अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ किसकी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और देखो कंपटीशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और वही चीजें यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी में नहीं दी गई है ना। तो NaOH क्या होता है? बेस होता है ना, तो किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। तो NaOH की रिएक्शन देखो एसिडिक ऑक्साइड से करा है। कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो एसिड और बेस एक तरह से क्या बनेगा? सोल्ट प्लस। तो NaOH और CO2 क्या बना? सोल्ट, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। इसके साथ कराया तो सोल्ट क्या बना? NaNO2 और NO3, NaNO3, और क्या बन गया? वाटर। क्लियर है? चलिए, अब देखो NaOH एसिड, NaOH बेस है, तो इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करा दी। पहले एसिड के ऑक्साइड के साथ, अब एसिड के साथ क्या मिल जाएगा? वही सोल्ट प्लस Na2SO4 प्लस H2। कोई दिक्कत? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं?
तो केमिस्ट्री में जब भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात आएगी, किसकी, तो कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड में यहाँ पर लिखवा देता हूँ, वैसे मैंने आप लोगों को लिखवाए थे रिडॉक्स में, है ना। तो क्या होता है बताओ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जहां पर भी केमिस्ट्री में एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात आएगी, बीईओ, Al2O3 और ZNO सबसे टॉप पर दिख रहे होंगे। केमिस्ट्री में जहां पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात आए और इन तीनों में से कोई एक ना दिखे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा SNO और PbO और PbO2, मैंने BP लिख दिया ना, PbO और AS2O3 और तो मुझे नहीं लगता आपके कंपटीशन एग्जाम में इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड के अलावा और कोई पूछेगा। तो जितने भी पॉसिबल है मैंने सारे यहाँ पर लिख दिए, क्लियर है। तो देखो, अब देखो आपको पता है NaOH जो BeO है NH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सोडियम बैरिलेट, पता था। ऐसे ZNO क्या बना, Na2BeO2 बनाएगा, ऐसे ZNO क्या बना लेगा, Na2ZN, क्लियर है। Al2O3 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम मेटल एल्यूमिनेट Na, Al2, BeO क्या बनाएगा जल्दी से बताओ, क्लियर है। ZNO के साथ फॉर्मूला बोलो, ZNO के साथ क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट, और Al2O3 के साथ क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, वेरी वेरी। SNO और SN2, SNO और SNO2 भी क्या होता है, तो ये भी रिएक्शन कराएंगे। तो SNO क्या बनाएगा, Na2SNO2, और SNO2 क्या बनाएगा, ये रटने की जरूरत नहीं। देखो यहां पर मैंने कैसे याद करो इसको, SNO में बताओ टिन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जो कंपाउंड बना है वो भी NOH के साथ +2 में, +2 में। सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऐसा कोई बच्चा, मैं नहीं बताऊंगा भाई, अब ये तो पता होना चाहिए, है ना, आरएम में है। यहाँ पर बताओ SNO2 किसमें, +4 में, तो इसका जो ऑक्साइड जो बना है यहाँ पर इसका कंपाउंड वो भी किसमें बना है। तो अगर भूल भी गए कि सर कौन सा बन रहा था, Na2SNO2 या Na2SNO3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे। SNO वाला +2 में था तो वो +2 का बनेगा, +4 वाला अब एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूँ, एक छोटा सा काम दे रहा हूँ आपको, वैसे मैं भी बता सकता हूँ, इन दोनों के नाम लिखने हैं आपको, Na2SNO2 को क्या बोलते हैं और Na2SNO3 को, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो BeO के साथ क्या बनाता है, अरे फॉर्मूला बोलो भाई, पहले फॉर्मूला फिर नाम, क्या बनाता है, PO2, सोडियम बैरिलेट। ZNO के साथ क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। और Al2O3 के साथ क्या बनाता है, NaAlO2, सोडियम मेटा। अब जो रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, ऐसा दुनिया का कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है साइंस का जिसमें ये पूछा, कभी कभी तो पूछा गया होगा ये, क्लियर है। तो और ये आएगा अपना हेलोजन फैमिली में, किसमें, तो हेलोजन में आ रहा है तो पहले याद कर लेना भाई, हाँ या ना। तो देखो Cl2 की रिएक्शन करा रहा हूं मैं NOH के साथ, NOH एक बार तो लिया है कोल्ड और डाइल्यूट, और एक बार लिया है, तो इसको पढ़ाने से पहले देखो मैं आपको याद करवाता हूँ कुछ चीजें हेलोजन फैमिली की। तो देखो ये एनायन है, अब एनायन OCl माइनस जो एनायन है इसे क्या बोलते हैं, हाइपो। अच्छा जो बोलेगा उसी को फायदा होगा, है ना। तो ClO2 माइनस को क्या बोलते हैं, ClO3 माइनस को क्लोरेट, और ClO4 माइनस, तो जल्दी से बताओ OCl माइनस, हाइपोक्लोराइट, ClO2 माइनस, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। तो देखो एक एक ऑक्सीजन बन रहा है ना, एक एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो कैसे याद करा, हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट, परक्लोरेट, बोलो हाइपोक्लोराइट,
क्लोराइड, क्लोरेट, पर क्लोरेट, हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड, क्लोरेट। कोई दिक्कत? अब देखो Cl2 की रिएक्शन जब मैंने कोल्ड या डाइल्यूट के साथ कराई तो क्या मिला? देखो देखो सोडियम क्लोरीन NaCl और वाटर तो बना ही रहा है, नीचे वाला भी NaCl और वाटर तो, लेकिन जब कोल्ड के साथ कराया तो हाइपोक्लोराइट बना बना OCl माइनस वाला, और कंसंट्रेटेड के साथ कराया तो ClO3 माइनस वाला बन रहा है, क्लोरेट बन रहा है। तो जब मैं क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड या डाइल्यूट NaOH के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइपोक्लोराइट, और कंसंट्रेटेड के साथ कराऊंगा हॉट या कंसंट्रेट के साथ, तो फॉर्मूला कैसे बना? देखो सोडियम पर Na प्लस पर पॉजिटिव चार्ज, और हाइपोक्लोराइट क्या होता है? OCl माइनस, तो Na प्लस OCl माइनस बन गया NaOCl। और क्लोरेट कैसे बना? Na प्लस और क्लोरेट होता है ClO3 माइनस, NaClO3। क्लियर है? तो NaCl H2 तो दोनों में बना है, लेकिन कोल्ड के साथ बना है हाइपोक्लोराइट और कंसंट्रेट के साथ बना है क्लोराइड, क्लोरेट। अब देखो अगर ब्रोमीन और आयोडीन लेता तो भी सेम रिएक्शन होती, बस Cl की जगह Br या I आ जाता, हाँ या ना? तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की रिएक्शन कराऊं हॉट या कंसंट्रेटेड और कोल्ड या डाइल्यूट के साथ, तो रिएक्शन सेम एक जैसी होनी है, अलग अलग होनी है? पर फिर भी आपको बता रहा हूं क्लोरीन की ही पूछी जाएगी आप लोगों से, ब्रोमीन आयोडीन मैंने बता दिया है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ कराता हूं तो ऐसा, तो फ्लोरीन की रिएक्शन जब कोल्ड या डाइल्यूट के साथ करा रहा हूं तो देखो NaOF मिल रहा है, NaOF नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है? और जब हॉट या कंसंट्रेट के साथ करा दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड के साथ कराने पर क्या मिलता है बताओ? हाइपोक्लोराइट, कंसंट के साथ क्लोराइड। फ्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड के साथ कराने पर OF2, और हॉट के साथ कराने पर, क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ऊपर मैंने एक रिएक्शन छुड़वाई थी, आपको याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। तो देखो ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? Cl2 के साथ, जैसे NaOH की कराई है ना, ऐसे। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कोल्ड या डाइल्यूट के साथ कराऊंगा तो देखो NaCl और H2O बनाता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? CaCl2, और कोल्ड के साथ करा रहा हूं तो क्या मिल जाएगा? हाइपोक्लोराइट। तो कैल्शियम का क्या बनेगा? Ca+2 और OCl माइनस, बताओ क्या बन जाएगा? CaOCl का उल्टा। और हॉट या कंसंट्रेट के साथ कराऊंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हॉट या कंसंट्रेट ले लूं तो क्लोरेट बनेगा, तो क्लोरेट क्या होगा? Ca+2 और ClO3 माइनस, तो क्या बन जाएगा? CaClO3। तो जैसे क्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ हुई, ऐसी क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी? कैल्शियम। तो यहाँ पर देखो क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या बनाया हुआ है? हाइपोक्लोराइट बनाया हुआ है। मतलब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया होगा इसने कैसा लिया होगा? अब समझ में आया क्यों छुड़वाई थी मैंने रिएक्शन? क्योंकि अब हमें रटनी नहीं पड़ी, अब क्या हो गई है? समझ आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट अभी बताया NaOH की रिएक्शन Al2 की तरफ Al2O3 के साथ कराया था, कराया था, क्या बना था NaOH की रिएक्शन Al2O3 के साथ कराने पर? NaAlO2। अब जो बच्चे बोल रहे हैं उनके सोडियम मेटल, ऐसे देखो अब Al2O3 के साथ कराई, ऐसे NaOH की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करा दी, लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? तो सिंपली मेटल ले रहे हो और NaOH के साथ करा रहे हो तो पानी के बिना ये रिएक्शन, तो यहाँ पर भी देखो एल्यूमिनियम भी है तो क्या बन गया? सोडियम मेटल एल्यूमिनेट। वैसे जैसा सेम थी NaOH की रिएक्शन जिंक ZnO के साथ कराई थी, क्या बना था? यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, देखो NaOH की रिएक्शन जिंक के मेटल के साथ करा दी, ZnO की जगह जिंक के साथ करा दी, पर पानी होना चाहिए Na2Zn। अगर सीधा ही NaOH के साथ कराता तो रिएक्शन, नेक्स्ट है इनसोल्यूबल। अब NaOH की रिएक्शन किसके साथ कर रहा हूँ? FeCl3 के साथ। हाँ बोलो। हाँ NaOH की रिएक्शन FeCl3 के साथ कराया, Fe और OH क्या बना लेगा? FeOH का, और ये किस कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है? तो इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बना लिया ना, प्रेसिपिटेट बना लिया। CrCl3 के साथ कराऊंगा तो क्या बन जाएगा?
तो ये हाइड्रोक्साइड बन गया, ये किस कलर का है? तो ये जो हाइड्रोक्साइड बने वो कैसे इनसोल्यूबल, कैसे हैं? अब जो आयरन का हाइड्रोक्साइड बनाता है और NaOH डाल दो तो कोई फायदा नहीं है, और ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड जो बना है उसमें NaOH और डाल दो तो और ज्यादा रिएक्ट, तो ये कैसे बना है? इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, मतलब और NaOH के साथ रिएक्ट। तो आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो किस कलर का होता है? और क्रोमियम का? अब क्या करा है देखो, इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड डिजोल्ड इन एक्सेस ऑफ। अब मुझे बताओ, अभी ऊपर जो मैं पढ़ के आया था, आयरन और क्रोमियम का जो हाइड्रोक्साइड मैंने बनाया था, क्या वो एक्सेस NaOH में सोल्यूबल था? लेकिन यहां पर देखो, NaOH की रिएक्शन AlCl3 के साथ कराई, तो जब NaOH की रिएक्शन AlCl3 के साथ कराई तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बन गया AlOH का ऑल्ट्राइज। ये कैसा प्रेसिपिटेट है? अब आपको पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो बता वो और NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा? एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, NaOH के साथ रिएक्शन क्या बनाएगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोल्यूबल हो गया ना उसमें। ऐसे ही जिंक सल्फेट की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, जिंक का हाइड्रोक्साइड बना। अब जिंक के ये इनसोल्यूबल बना। अब आपको पता है जिंक के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी किस नेचर के होते हैं, तो वापस से वो एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा? समझ में आया? तो देखो, आयरन और क्रोमियम का जो हाइड्रोक्साइड था उसने फर्दर एक्सेस NaOH के साथ रिएक्शन किया था क्या? लेकिन यहां पर जो इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बने हैं इन्होंने फर्दर रिएक्शन, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड किस नेचर के थे? बहुत बढ़िया। एक बता था हापा, हापा बताया था HgAgPtAu, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो हापा के जो ऑक्साइड होते हैं वो थर्मली, अरे यार इसका मतलब आप पढ़ते नहीं हो सही से, इतने तेज चिल्ला चिल्ला के बताया था। थर्मली अनस्टेबल ऑक्साइड। अरे भाई इनके ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, आप घरों में सोना रखते हो ना? रखते हो कि नहीं रखते हो सोना? क्या सस्ता आता है? आजकल तो बहुत चढ़े हुए रेट, हाँ या ना? तो अगर अगर उसके ऑक्साइड स्टेबल होता तो सोना खराब हो जाता ना भाई, खरीदता क्या मैं सोना? फिर क्या सोना खराब होता है क्या? क्या एटमो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बनाता है, स्टेबल होता है उसका ऑक्साइड? फिर यार कैसी बात कर रहे हो? तो जो सोना चांदी घरों में रखते हैं उनके ऑक्साइड कहाँ स्टेबल होते हैं बेटा? अगर ऑक्साइड स्टेबल होते तो बेवकूफ थोड़ी हूं मैं सोना चांदी खरीदता इतना महंगा। क्लियर है? तो इनर्ट मेटल्स हैं। तो हापा के जो ऑक्साइड होते हैं HgAgPtA2, इनके ऑक्साइड स्टेबल, थोड़ी सी हीट दिखाओ ये टूट जाते हैं, ठीक है? तो देखो HgCl2 को NaOH में डाला तो इसका हाइड्रोक्साइड क्या बना? HgOH का ऑल्टोइच। अब ये हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, किसमें टूट जाता है? HgO में। जो हाइड्रोक्साइड है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये येलो कलर का होता है। अब बता इसका हाइड्रोक्साइड स्टेबल होगा? हापा का है ना, हापा का ऑक्साइड स्टेबल, थोड़ी सी हीट में किसमें क्या बना लेगा? हो गया ना, ऑक्सीजन निकाल दिया। तो अनस्टेबल हाइड्रोक्साइड का मतलब समझ गए कि हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल कन्वर्ट हो गया ऑक्साइड में, वो फर्दर टूट जाएगा फिर, है ना? ऐसे Ag क्या बनाएगा? AgOH। अब ये भी तो हापा का ही है HgAg, तो इसका ऑक्साइड भी अनस्टेबल होगा, हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होगा, किसमें बनाएगा? ऑक्साइड में। ऑक्साइड कैसा बनता है और वो फर्दर टूट जाता है किसमें? तो HgO तो कैसा होता है? और Ag2O येलो और ब्राउन,